अभी सबको अपर्चर अच्छे से समझ में आ गया। तो बेसिकली फ़ोटोग्राफी में लाइट जो तुम्हारी होती है सफिशिएंट एंड बैलेंस्ड क्वांटिटी में जब फिल्म के ऊपर या कैमरे के सेंसर के ऊपर जाएगी तो ही मेरी करेक्ट फ़ोटो आएगी। ओके, अभी हमने करके देखा था, अगर लाइट कम होती है तो पिक्चर अंडर एक्सपोज हो जाती है, लाइट ज़्यादा होती है तो पिक्चर ओवर एक्सपोज हो जाती है। हमको बैलेंस्ड लाइट कैमरे तक पहुंचानी है। तो कैमरे के अंदर लाइट पहुंचाने का, बैलेंस करने का एक तरीका तो हमने अभी अपर्चर का समझ लिया। अपर्चर कम ज़्यादा करेंगे तो लाइट हमारी कम ज़्यादा कैमरे के अंदर पहुंचेगी। लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपर्चर से कंट्रोल नहीं कर सकते लाइट। मान लो कि आप बहुत ब्राइट सन में गए हुए हो बाहर, बिल्कुल दोपहर का टाइम है, 12 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी है। आपने सबसे छोटा डायफ्राम लगाया आपका 16 या 22 जो भी है आपके कैमरे के अंदर, उसके बाद ही पिक्चर अगर ओवर एक्सपोज हो रही है तो क्या करोगे? या फिर आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि मुझे बड़ा डायफ्राम लगाना है तो ही मेरी ब्लर्ड बैकग्राउंड वाली फ़ोटो आएगी। तो मान लो मैंने अपने कैमरे में 2.8 अपर्चर लगाना डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये पिक्चर 2.8 पे ही खींचनी है। नॉर्मली जैसे आप फ़ोटोशूट बाहर बच्चे का करते हो, लॉन में या डे लाइट में, सनलाइट में, जैसे भी कहीं भी करते हो, और आपने 2.8 या 3.5 या 1.8 जो भी हो, मतलब एक बड़ा डायफ्राम लगाया है, तो उस केस में तो दिन की जो रोशनी होती है वो तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट कैमरे के अंदर जाएगी। तो फिर क्या होगा? पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो लाइट को कंट्रोल करने के लिए एक टूल और है हमारे पास। एक हम करते हैं डायफ्राम से और दूसरा करते हैं कि हम कितनी देर के लिए शटर खोलेंगे अपना। जब हम क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने कोई फ़ोटो क्लिक करी तो मेरा कैमरा कुछ देर के लिए चलता है। एक ओपनिंग का टाइम होता है, उतनी देर के लिए मेरा शटर खुलता है। तो जितनी देर के लिए वो शटर खुलता है उसको बोलते हैं शटर स्पीड। ओके, इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ। देखो, ये आपका शटर है, ठीक है। इसको मैंने प्रेस किया तो कितनी देर के लिए खुला? थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए खुला। अभी देखना इसका टाइम, अभी देखना पता ही नहीं चला कितनी देर के लिए खुला, ठीक है। अब देखना टाइम इसका, थोड़ा और टाइम के लिए खुला। अब देखना, अब देखना ये खुला ही हुआ है अभी तक। मतलब लाइट कैमरे के अंदर जाती जा रही है। मैं जितनी देर के लिए चाहूँगा, तो इसको मैंने अभी 20 सेकंड पर डाला हुआ है, तो 20 सेकंड के लिए खुला हुआ है ये। मतलब पिक्चर आपकी एक्सपोज होती जा रही है। अब जाके बन जाएगी, ठीक है। तो ये टोटली आपके हाथ में कंट्रोल है कि आप जितनी देर के लिए चाहो उतनी देर के लिए आप शटर को खोल सकते हो। मतलब मेरा पर्पस क्या है? एक फिक्स अमाउंट ऑफ लाइट, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ लाइट जब सेंसर तक पहुंचती है तो बैलेंस और कंट्रोल्ड पिक्चर आती है। तो अभी तक थोड़ा बहुत तो कंट्रोल आपने डायफ्राम से कर लिया था, अपर्चर से कर लिया था। सन ज़्यादा है, ब्राइट लाइट है, तो आपने डायफ्राम को छोटा कर लिया। आपके पास बहुत कम लाइट है तो आपने डायफ्राम को बड़ा कर लिया। लेकिन अगर जैसा मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा लाइट तेज़ है और आपको बड़ा डायफ्राम ही यूज़ करना आपकी कंपल्शन है या रिक्वायरमेंट है, उस केस में क्या करोगे? तो आप ड्यूरेशन कम कर दो। और अगर आपकी लाइट इतनी कम है कि आपसे सबसे बड़ा वाला डायफ्राम दिया आपने 1.8 या 2.8, उसके बाद ही फ़ोटो बैलेंस नहीं हो रही है,
तो आप क्या करो, आप थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दो। पर्पस बेसिकली ये है कि एक अमाउंट ऑफ लाइट को कैमरे तक पहुंचना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ लाइट इज़ द मल्टीपल ऑफ योर शटर टाइम एंड योर डायफ्राम। अगर मान लो आपने डायफ्राम बड़ा रखा है तो टाइम कम लगेगा, डायफ्राम छोटा रखा है तो आपका टाइम बड़ा रखा है। कुछ तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा ना। अगर आपने डायफ्राम छोटा रखा है, अगर मान लो बहुत छोटा डायफ्राम रखा है तो आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दो थोड़ा सा। डायफ्राम अगर बहुत ज़्यादा खोल दिया है तो ड्यूरेशन कम कर दो। ये समझ में आ गया कि आप जितना चाहो उतनी देर के लिए आप अपने शटर को खोल सकते हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपकी बिल्कुल अपनी मर्जी चलेगी। आपकी मर्जी टोटल नहीं चलेगी, क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन है। अभी उसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। शटर स्पीड का भी एक प्रिंसिपल होता है कि जितनी देर के लिए आपका शटर चला है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने शटर स्पीड डाली अभी, मान लो मैंने ये वाला, इस वाले शटर स्पीड पे मैंने पंखे की फ़ोटो खींची, तो क्या होगा, ये इस तरह की फ़ोटो आई। मतलब आपके ब्लेड तो हिल गए। मुझे चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल चेतन, तो अपने हाथ को ऐसा ऐसा करो, लगातार लगातार करते रहना, लगातार करते रहना, रोकना नहीं। इसका हाथ जो है ना, अभी आप और दिखाता हूँ मैं आपको, और करो। अगर मैं इसकी फ़ोटो खींचूंगा और इसकी उंगलियां ऐसे आएंगी तो पिक्चर कैसी लगेगी, है ना। कोई बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, वो मूवमेंट में है, ठीक है, तो उसका आधा पोर्शन आएगा और आधा पोर्शन नहीं आएगा। तुम अपना सर भी ऐसे ऐसे करो, ऐसी फोटो तो किसी काम की नहीं आएगी, है ना। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये है हमारा कि हम जिसकी भी फ़ोटो खींच रहे हैं, हमारे कैमरे के शटर की स्पीड उस पर्टिकुलर चीज़ से ज़्यादा होना चाहिए जिसकी हम फ़ोटो खींच रहे हैं, तो ही स्टेशनरी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। मतलब जितनी देर में मेरा शटर खुल के बंद हो जाता है उतनी देर में उसके मूवमेंट का असर नहीं होना चाहिए, है ना। अब जैसे मान लो ये ब्लेड मैंने तुम्हें दिखाया था, इसका अगर अभी मैं खींचूंगा इसकी फ़ोटो ब्लेड की, ब्लेड रुक गए हैं। अगर और फ्रीज करना है तो मैं और फ्रीज कर देता हूँ। ऐसा लग रहा है पंखा चल ही नहीं रहा है। ये क्लियर हो गया कि मुझे अगर किसी चीज़ को फ्रीज़ करना है, उसका मूवमेंट को फ्रीज़ करना है, तो मेरी स्पीड, मेरे कैमरे की स्पीड उस चलती हुई चीज़ की स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज़ आज मूविंग कार से फ़ोटो खींच रहे हो, ट्रेन से, तुमने उस दिन बस में बैठ के फ़ोटो खींची थी, बस में बैठ के, ट्रेन में बैठ के अगर तुमने रोड की फ़ोटो खींची तो तुम्हारे बस की स्पीड या रोड की स्पीड, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चलती हैं। ट्रेन तो 100 स्पीड पे चलती है, बस भी आपकी 70-80 पे चलती है। तो आपकी बस मूव कर रही है, ऑल्दो आपका बाहर कोई बच्चा खड़ा है, आपने अगर फ़ोटो खींची और अगर आपने शटर स्पीड को उसके हिसाब से नहीं रखा तो उसकी पिक्चर शेक हो जाएगी, कि उतनी देर में आपका पोजीशन चेंज होगी। या तो दोनों ही कंडीशन में आपको अपने कैमरे की शटर स्पीड को बैलेंस करना है, या तो आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या आपका कैमरा मूव कर रहा है। दोनों ही केस में पिक्चर आपकी ब्लरी हो जाएंगी अगर आपने प्रॉपर शटर स्पीड नहीं रखी तो। सपोज़ मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मैंने 30 पे शटर स्पीड पे अगर फ़ोटो खींच ली, आपकी पिक्चर ऐसी आएगी जैसे अभी थोड़ी देर पहले खींची है मैंने। या मैं तो खड़ा हूँ अपनी जगह पे, सामने वाला दौड़ रहा है और मैंने फ़ोटो खींची तो भी ऐसी ही आएगी जैसे ये थोड़ी देर पहले खींची, वो हिला हुआ नज़र आएगा। तो इसीलिए नॉर्मल में एक ये माना गया है कि एक फ़िक्स स्पीड जो होती है वो भी आपको अलग अलग शटर स्पीड के बारे में हम बता देते हैं, तो आपको ज़्यादा से क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आ गया ना कि शटर स्पीड जो है पिक्चर को फ्रीज़ करने में अफेक्ट कर रही है।
अगर आपको किसी पिक्चर की स्टेशनरी फ़ोटो खींचनी है कि ऐसा बिल्कुल स्टैंड स्टिल दिखे वो, तो आपके ब्लेड्स की, आपके शटर की स्पीड एटलीस्ट उसकी स्पीड से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अब हर कैमरे में अलग अलग शटर स्पीड होती है। ये स्टार्ट होती है नॉर्मल जो मिडिल क्लास कैमरे होते हैं वो 1/1000 से शुरू होती हैं। 1/1000 का मतलब ये वाली जो शटर स्पीड है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो मेरा कैमरा है अभी, इसका ब्लेड देखना, सामने का जो शटर है ये कब चला और कब बंद हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। ये 1/1000 के लिए चालू हुआ, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ये शटर खुला। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है इसके 800 है, 640 है। अब मैं इसका जस्ट हाफ कर देता हूँ। 1000 के बाद 500 शटर स्पीड किया, 500 किया तो इसका देखना आपके सामने दिखाई देगा, दिख रहा है, खुला और बंद हो गया। कुछ समझ में आया कि थोड़ा सा शटर चला था। इसके बाद नेक्स्ट शटर स्पीड जो है इसको मैं 125 पे दिखाता हूँ आपको। अगेन ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड उसके बाद ये देखना भी शटर स्पीड, ये 1/40 की शटर स्पीड है। थोड़ा सा टाइम बढ़ा हल्का सा, और ये हल्का हल्का टाइम बढ़ते बढ़ते अभी आप देखो, ठीक है। तो नॉर्मली जो 125 की शटर स्पीड जो हम लोग बोलते हैं, 1 सेकंड का 125वां हिस्सा, उतनी देर के लिए जब आपका शटर खुलता है तो आपकी नॉर्मल पिक्चर्स जो होती हैं उसमें मूवमेंट नहीं आता। एक इंसान मूवमेंट कर रहा है, या आप हाथ में कैमरा लेके घूम रहे हो, एक बच्चा खेल रहा है, कोई भी जनरल पर्पस इवेंट हो रहे हैं, स्टेज प्ले चल रहा है, तो इन सब चीज़ों में 125 या 100 जो शटर स्पीड होती है उस पर अगर आपने फ़ोटो खींची तो पिक्चर ब्लरी नहीं आएगी, शेक नहीं होगी। ओके, अब जैसे ही अगर मैंने इसको थोड़ा और डाउन कर दिया, जैसे मान लो मैंने इसमें, हमने शटर स्पीड हमारी 50 कर दी। 50 एक ऐसी शटर स्पीड होती है कि अगर आपने हल्का सा भी मुस्कुरा भी दिए या कुछ भी एक्सप्रेशन, पलक भी झपक गई तो आपका वो फ़ोटो में कैच हो जाएगा। अभी जैसे इसकी फ़ोटो बिल्कुल शार्प है लेकिन चेतन थोड़ा सा हल्का सा मूवमेंट आ गया है, वो आपके, या तो अगर जैसे मैंने खींचा भी, तुम बिल्कुल दम साध के बैठ जाओ, है ना, बिल्कुल हिलना नहीं, लेकिन तुम तो बैठे रहे, मैं हिल गया थोड़ा सा तो भी पिक्चर शेक हो गई, है ना। तो एक जो सेफ शटर स्पीड होती है वो कहलाती है 125 या मैक्सिमम 100। या अगर प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि शुरू में जब लोग शटर दबाते हैं तो शटर दबाते समय कैमरा थोड़ा सा नीचे जाता है, उस समय पिक्चर शेक होने के चांसेस होते हैं। देखना, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने ये शटर दबाया, ये हल्का सा जब मेरे हाथ का मूवमेंट हुआ ना तो उससे पिक्चर गई काम से। समझ गया ना ये चीज़। अगर तुम तो बैठे हुए हो सही जगह पे, लेकिन मैंने खींचने में मेरा हाथ हिला दिया तो भी पिक्चर शेक हो जाएगी। वेयर एज सेम पिक्चर अभी वाली, जो मेरा हाथ हिले चाहे कुछ भी हो, अब देखना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा हाथ हिल गया तो भी पिक्चर की क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए 125 या 100 सेफेस्ट शटर स्पीड मानी जाती है जनरल पर्पस शूटिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, 125 और 100। अब अगर मुझे मान लो मेरी बाइक रेस हो रही है, मोटरसाइकिल रेस हो रही है, तो 125 पे भी काम नहीं चलेगा। उस केस में मुझे करना पड़ेगा कम से कम 500 शटर स्पीड।
1000। क्रिकेट मैच हो रहा है, फुटबॉल मैच हो रहा है, भाग रहे हैं लोग इधर से उधर, तो उसका मूवमेंट अगर मुझे कैप्चर करना है तो मेरी शटर स्पीड 1000 के आसपास होना चाहिए। या बिल्कुल जो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आंखों के सामने, जैसे फार्मूला 1 की रेस में आप गए हो शूटिंग करने के लिए, आपके आंखों के सामने से झट से निकल जाएगी गाड़ी मान लो, तो 1000 से भी काम नहीं चलेगा। उस केस में आपको 2500, 3000, 5000 ऐसी शटर स्पीड डालनी पड़ेगी। ये समझ में आ गया। अब मेरे पास ट्राइपॉड है और मेरे को उस बॉटल की फ़ोटो खींचनी है, मेरी मर्ज़ी, मैं तो चाहूँ तो 20 मिनट के लिए भी लगा के रख दूँ उसको, ना तो ट्राइपॉड हिल रहा है, ना मेरी ये हिल रही है, ना बॉटल हिल रहा है, कुछ भी नहीं हिल रहा है। तो जब प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करते हैं ना, उस केस में आप बड़ा से बड़ा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए आप शटर स्पीड खोल सकते हो। ये समझ में आया? शटर स्पीड के अलग अलग यूजेस कहाँ होते हैं। लेकिन अब एक असली सवाल जो है, शटर स्पीड तो हमने वेरी कर ली, लेकिन हर शटर स्पीड के हिसाब से आपकी लाइट का कंट्रोल भी तो वेरी हो रहा है ना। मान लो अगर मैंने 2500 की शटर स्पीड लगाना चाहा है, ठीक है, तो लाइट तो मेरी कम हो गई ना, फिर उस हिसाब से कैमरे के अंदर जो एंटर हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, मेरा डायफ्राम बड़ा चाहिए मुझे। भाई मुझे बैलेंस करना है लाइट का, मैंने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ शटर स्पीड एंड द डायफ्राम आपका बैलेंस होना चाहिए। एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट तभी कैमरे के अंदर पहुंचेगी जबकि आपका या तो शटर स्पीड आपने बढ़ाई हुई है, ज़्यादा एक्सपोज किया है, या आपने डायफ्राम बढ़ाया हुआ है। डायफ्राम और दोनों का जो एक बैलेंस रेशियो है वो लाइट के अंदर पहुंचना चाहिए। जैसे मान लो कि मिड नून है, 12 बजे का टाइम है, 12 बजे सन आपका बहुत अच्छा है, लाइट आपके पास बहुत अच्छी है, तो उस केस में क्या होगा, आप छोटा डायफ्राम भी लगा सकते हो, शटर स्पीड भी आप 1000 भी रख सकते हो, 500 भी रख सकते हो, 250 भी रख सकते हो। लेकिन अब धीरे 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 आपकी लाइट डाउन होना शुरू होगी, लेकिन आपको आपकी शटर स्पीड तो 500 ही रखनी है। तो उस केस में क्या करोगे, जैसे ही लाइट डाउन हुई तो 500 रखा है आपने, पहले आपकी पिक्चर 22 पे आ रही थी, अब आपकी 16 पे आएगी, थोड़ी सी लाइट और डाउन हुई, शटर स्पीड आपने 500 ही रखा है। उस केस में क्या होगा, आपकी डायफ्राम को आपको 8 करना पड़ेगा, थोड़ी और लाइट डाउन हुई, शाम हो गई, 500 भी खींचना है तो आपको अपना डायफ्राम 1.8 लाना पड़ेगा। शाम थोड़ी और ज़्यादा हो गई, 500 से नीचे भी नहीं आ सकते, आपके कैमरे में 1.8 से भी बड़ा डायफ्राम नहीं है, तो उस कंडीशन में आपकी फ़ोटो फिर आपकी नहीं आएगी। उस केस में फिर आपको ISO से कंट्रोल करना पड़ेगा, वो आपको अलग से बताएंगे हम ISO, ठीक है। लेकिन अभी नॉर्मल कंडीशन में आपकी जब डायफ्राम की और शटर स्पीड से कंट्रोलिंग की बारी आ रही है, तो जैसे जैसे आप टाइम कम करोगे, टाइम कम करने के बाद लाइट को मैनेज आपको डायफ्राम से करना पड़ेगा। यहाँ क्लियर आ गया? कोई डाउट हो तो बताओ, है ना। अब आपको मान लो कि उसी कंडीशन में कभी आपको सीनरी लैंडस्केप खींचना है, ठीक है, दोपहर में या सुबह के टाइम में मान लो 10 बजे के आसपास आपको लैंडस्केप खींचना है। तो लैंडस्केप के खींचने के लिए क्या है कि जो आपके डेप्थ ऑफ फील्ड जो मैंने समझाया था आपको, कि जितना छोटा डायफ्राम रहेगा उतना दूर तक की चीज़ें फोकस में रहेंगी, ठीक है ना। तो दूर तक की जब आप लैंडस्केप की फ़ोटो खींचोगे तो आप चाहोगे कि मेरे सामने वाला जो ब्रिज है उसकी भी फ़ोटो आना चाहिए, पीछे में एक पहाड़ है वो भी बिल्कुल क्लियर आना चाहिए, माउंटेन्स हैं, पीछे एक रिवर है, सब कुछ बिल्कुल शार्प पिक्चर में क्लियर आना चाहिए। तो उस केस में क्या करोगे, आप छोटा से छोटा डायफ्राम लगाओगे। जितना छोटा डायफ्राम लगाओगे उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर क्लियर आएगी, दूर तक की बिल्कुल फोकस में रहेगी। ओके, तो सुबह के 8 बजे आपने लगाया अपने फ़ोटो को, और जैसे ही आपने 16 डायफ्राम लगाया तो पता चला कि आपकी पिक्चर तो 125 शटर स्पीड पे नहीं आ रही है, ठीक है, लाइट कम पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप शटर स्पीड को डाउन कर दो। उस केस में आप शटर स्पीड को 1/30 कर दो।
अब 1/30 पे करने के बाद तो फिर वही आएगा कि मैं शटर दबाऊंगा तो मेरा हाथ हिल जाएगा, तो फिर पिक्चर शेक हो जाएगी। तो आप क्या करो, अपने कैमरे को ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर दो। ओके, आपका जो लैंडस्केप है वो भी नहीं हिल रहा है, स्टेशनरी है। आपका कैमरा स्टैंड पे जब आ गया, ट्राइपॉड पे आ गया, तो वो भी नहीं हिल रहा है, वो भी स्टेशनरी हो गया। अब आप जो चाहो वो शटर स्पीड लगा सकते हो। तो आपने छोटा से छोटा डायफ्राम लगाया, 16 लगाया, 22 लगाया, कुछ कैमरे में 32 भी होते हैं, 32 लगाया। सो जो लगाना हो लगाया, उसके हिसाब से आप शटर स्पीड से मैनेज कर लो। शटर स्पीड को छोटी कर लो, कैमरा ट्राइपॉड पे लगा दो, पिक्चर शेक नहीं होगी आपकी। ये क्लियर हुआ कि अगर मेरे को डायफ्राम छोटा करना है तो मैं शटर स्पीड से एक्सपोजर को कंट्रोल कर लूँगा। ठीक है। अब सेम आपका वही जगह है, सब कुछ सेम है, लेकिन सन एकदम से ब्राइट हो गया, बहुत तेज़ धूप होगी दोपहर में 12 बजे। अब आपको उसी जगह की फ़ोटो खींचना है, तो जैसे ही आपने 16 पे लगाया तो पता चला पिक्चर ओवर एक्सपोज हो रही है, लेकिन आपको खींचना तो इस पर ही है, या जो भी डायफ्राम पे खींचना है आपको। तो आप क्या करोगे, शटर स्पीड को चेंज कर दो लाइट के हिसाब से। लाइट ज़्यादा हो गई है तब आप शटर स्पीड कम कर दो, जो आपने 30 दिया था उसी जगह आप 125 कर दो। ड्यूरेशन आपका कम हो गया, ड्यूरेशन कम हो गया तो लाइट आपकी कैमरे में कम गई तो फिर अगेन प्रॉपर पिक्चर आ गई आपकी। ये क्लियर हुआ आपको। अब एक बार मैंने दिखाया था आपको कि पिक्चर डायफ्राम से ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज होती है। अब मैं आपको शटर स्पीड से करके दिखाता हूँ कि पिक्चर कैसे ओवर एक्सपोज और अंडर एक्सपोज होती है। ठीक है। अभी जो पिक्चर है ये क्या है, ओवर एक्सपोज है। ठीक है। अब इसको मैं शटर से कंट्रोल करूँगा, डायफ्राम को कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। अब ये जो मैंने शटर स्पीड दी थी, अब मैं शटर स्पीड थोड़ी सी मैंने चेंज की, फर्क कुछ आया? एक्सपोजर चेंज हो रहा है। कौन शेक हो रहा है, तुम हो रहे हो कि मैं हो रहा हूँ? फर्क हो रहा है? अब ये अंडर की तरफ जाने लगी, पिक्चर आपकी अंडर एक्सपोज होना शुरू हो गई अब। ठीक है ना। मैंने अपर्चर को कुछ नहीं किया है, मैं सिर्फ शटर स्पीड चेंज कर रहा हूँ और आपका एक्सपोजर कम ज़्यादा होता जा रहा है। तो पहली बार में हमने अपर्चर से कंट्रोल किया था लाइट को, अभी हम शटर स्पीड से कंट्रोल कर रहे हैं लाइट को। तो बेसिकली दोनों ही टूल आपके लाइट को कंट्रोल करने के लिए हैं, और दोनों के कॉम्बिनेशन से भी होता है। अब जैसे ये वाला शटर स्पीड था अभी, ठीक है ना, सपोज सबसे पहले वाली जो पिक्चर हमने खींची थी तुम्हारी, ये वाली है ना, ये पिक्चर ओवर एक्सपोज हो गई थी, है ना। अब इसमें शटर स्पीड में एडजस्ट किया ही किया, थोड़ा सा मैं इसमें अगर अपर्चर पे कंट्रोल कर लूँ, पिक्चर कंट्रोल हो गई। तो ज़रूरत पड़ने पे ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपर्चर भी कंट्रोल करो, शटर स्पीड भी कंट्रोल करो, जो आपकी पिक्चर को सूट करता हो।
दोनों ही टूल आपके एक्सपोज़र को कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन दोनों के पर्पस अलग अलग हैं। अपर्चर आपको ये डिसाइड करता है कि कहाँ तक की चीज़ें आपको फोकस में लेनी है, ठीक है, और शटर स्पीड ये कंट्रोल करता है कि कितना मूवमेंट आपको कैप्चर करना है। अगर आप में चलती हुई चीज़ों की फ़ोटो खींच रहे हो जो फास्ट मूव कर रही हैं, तब तो आपकी मजबूरी है कि आपको उस लेवल से नीचे शटर स्पीड आप ला ही नहीं सकते, तो उस केस में फिर आप डायफ्राम से कंट्रोल करोगे। लेकिन जहाँ पे आपने ये डिसाइड कर रखा है कि मेरे को पिक्चर तो इसी डायफ्राम के ऊपर खींचना है, उस केस में आप फिर शटर स्पीड से कंट्रोल करोगे। और जहाँ दोनों ही फैक्टर आपको डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बेस्ट चूज़ कर लो कि आपको क्या शटर स्पीड लेनी है और क्या डायफ्राम यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं दोस्तों के साथ में घूमने गए हो, पिकनिक गए हो, पार्टी गए हो, आउटडोर गए हो, तो दोपहर का टाइम है, 12 बज रहा है और आपको लैंडस्केप पीछे दूर तक की बहुत अच्छी बिल्डिंग है, प्लस साथ में आपके फ्रेंड्स भी हैं, उनका आप ग्रुप फोटोग्राफ कर रहे हो। उस केस में आप क्या चाहोगे कि आपके फ्रेंड्स हैं उनकी भी बिल्कुल शार्प इमेज आनी चाहिए, और पीछे जो मेरा बिल्डिंग है, चाहे वो बिरला मंदिर हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे एवरेस्ट माउंटेन हो, चाहे कुछ भी हो बैकग्राउंड में, वो भी बिल्कुल क्रिस्टल शार्प नज़र आना चाहिए। तो आप जितना छोटा से छोटा डायफ्राम यूज़ करना चाहोगे तो ही आपकी पिक्चर शार्प आएगी। उसके हिसाब से जो शटर स्पीड आपको उस समय कैलकुलेट करके, मीटर आपका कैलकुलेट करके दे रहा है, एक्सपोजर मीटर के बारे में बताएंगे आगे कि आपको ये शटर स्पीड लगानी है, उतनी आप लगाओ। लेकिन पता चले कि आपकी शटर स्पीड ऐसी आ रही है कि इसमें पिक्चर शेक हो सकती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सारे एक जगह नहीं खड़े हैं, स्टैंड स्टिल नहीं खड़े हैं, या खींचने वाले का हाथ भी हिल सकता है। तो उस केस में अगर उतना नहीं लग पा रहा है तो आप अपने डायफ्राम को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो कोशिश ये करो आउटडोर में 100-125 के ऊपर फ़ोटो खींचना है, अकॉर्डिंगली आप अपना डायफ्राम दे लो। तो बेसिकली कहाँ पर कितना शटर स्पीड लगाना है, शटर स्पीड से कैसे अपने को एक्सपोजर कंट्रोल करना है, ये क्लियरिटी आ गई आपको अच्छे से समझ में। उसमें अगर कोई डाउट हो तो मेरे को बताओ। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मिडिल रेंज की फ़ोटोज़ जो मूवमेंट वाली होती है उसमें नॉर्मली 100-125 के शटर स्पीड लगाते हैं। थोड़ी सी मिड रेंज के स्पोर्ट्स हो रहे हैं, जैसे रेस हो रही है या हाई जंप हो रहा है, क्रिकेट हो रही है, फुटबॉल हो रही है, तो आप 250-500 की शटर स्पीड लगा रहे हो। बाइक रेस हो रही है, ये इस तरह के कोई इवेंट हो रहे हैं, उस केस में आपको 500 से ऊपर जाना चाहिए, 1000, 1500, 2000 तक की शटर स्पीड लगाना चाहिए। बर्डिंग करने गए हो, बर्ड अगर एकदम से अपना प्रोफाइल मूव करती हैं, उस केस में भी आप शटर स्पीड 1000 से ऊपर लगा के रखो। आपके कोई एनिमल्स दौड़ रहे हैं, आप शेर की खींच रहे हो, घोड़े की खींच रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ की खींच रहे हो, तो आपका शटर स्पीड हमेशा जो है 1000 से ऊपर होना चाहिए। वेयरएज आप कोई प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहे हो कमरे के अंदर लाइट लगा के, ट्राइपॉड पे कैमरा लगा हुआ है, सामने अपना प्रोडक्ट रखा हुआ है, आराम से आप किसी भी लाइट में, इवन आप अपने कमरे के जो बल्ब है उसकी रोशनी में भी फ़ोटो खींच सकते हो। उस केस में आप शटर स्पीड का टाइम बढ़ा दो, 1/60 पे ले लो, 1/30 पे ले लो, 1/20 पे ले लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि यहाँ तक की शटर स्पीड हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो 1/30 या 1/15 की जो शटर स्पीड है, उसके बाद भी जो और शटर स्पीड है, लाइक 1/8, 1/4, 1/2 या इवन 1, मतलब 1 सेकंड के लिए कैमरा खुला रहेगा आपका। फिर उसके बाद आती है 2 सेकंड के लिए कैमरा खुला रहेगा, 4। तो ये भी शटर स्पीड आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ही एक अलग तरह की पिक्चर्स आती हैं उसमें, ये आप नाइट फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो। आप नाइट में अपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो और उसके बाद सामने जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उसकी जो रोशनी आ रही है, हर बिल्डिंग से, खिड़कियों से एक जो लाइट बल्ब निकल के बाहर आता है, वो रात में बहुत सुंदर दिखाई देता है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, उनकी फ़ोटो खींचना है। जैसे बॉम्बे वगैरह में जो आपका जो मैरिन चौपाटी वगैरह है, वहाँ पे जगह आप कहते हो पूरा एक नेकलेस टाइप का बन जाता है, मरीन ड्राइव है पूरी, या कोई भी ऐसी जगह जो रात को बहुत अच्छी रोशनी से जगमगा रही हो। हिल स्टेशन पर जाओगे तो नीचे के जो वैलीज़ होती है वहाँ की लाइट्स पूरी चमकती रहती है। इवन यहाँ का जो बिरला मंदिर है वहाँ से भी जाके देखो शाम को, या लेक व्यू पे जाते हो तो दूर तक की चीज़ों की लाइटें दिखाई देती हैं पूरी। तो आप कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो, और उस केस में जब आप मोबाइल से खींचते हो ना तो इतनी शार्प पिक्चर नहीं आती है, क्योंकि उसमें आपका डायफ्राम उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पाता है।
लेकिन जब आप इस कैमरे से खींचोगे तो आप डायफ्राम उस केस में थोड़ा छोटा कर दो, 8 कर दो, 11 कर दो, 16 कर दो, और उसके हिसाब से आप बढ़ा दो टाइम। कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो, 8 और 11 का डायफ्राम लगा दो, वो करीब 10 से 12 सेकंड का एक्सपोजर टाइम दे दो और छोड़ दो कैमरे को शटर ऑन करके। तो वो जो लाइट्स हैं वो तो एक्सपोज कर ही रही हैं यहाँ पे, प्लस जो व्हीकल्स आ रहे हैं सड़क के ऊपर उनका जो मूवमेंट है वो पूरी एक लकीर बन जाएगी पूरी लाइट्स की। येलो लाइट सामने से आने वाली की और जो लाल लाइट है वो इधर से जाने वाली, तो रोड के हाफ पोर्शन में एक लाल लकीर बन जाएगी और दूसरी तरफ पूरी एक येलो लकीर बन जाएंगी। और जो बिल्डिंग्स हैं उन सब की अपनी अपनी खिड़कियों की लाइट वैसी की वैसी ही आएगी। नियॉन साइन जो लगे हुए हैं, होर्डिंग्स लगे हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही आएंगे। खींच के देखना, बहुत सुंदर फ़ोटो आती है इसमें। तो इस तरह के पर्पस के जो फ़ोटोज़ होते हैं, रात की रोशनी में खींचने वाले फ़ोटो, या इवन आप किसी को टेबल पे कैंडल जला दो, सारे कमरे की लाइट बंद कर दो और कैंडल के सामने किसी को ऐसा बिठा दो कि वो शेक ना हो, अपने चिन को टेबल से टिका दो बिल्कुल दोनों हाथ के ऊपर ऐसा, और कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो 2 या 3-4 सेकंड के लिए, और डायफ्राम आप उस समय 3, 3.5, 4 इस तरह का डाल दो और फिर फ़ोटो खींचो। तो सिर्फ एक कैंडल की रोशनी में जैसी फ़ोटो आएगी, हाफ फेस बिल्कुल ब्राइट आएगा, हाफ फेस थोड़ा सा शेड वाला आएगा, आप करके देखना, एक अलग ही ब्यूटी आएगी उसमें। और नाइट फ़ोटोग्राफी जब आप करोगे ना इस तरह की, तो आप ड्यूरेशन बढ़ाओ और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करो, अलग अलग लाइट का, छोटी से छोटी लाइट का, एक अलग ब्यूटी आएगी उसमें। जब बरसात के दिनों में सड़क भीग जाती है, उसके ऊपर जब बिल्डिंग्स की इमेज पड़ती है भीगी हुई सड़क के ऊपर, तो डबल इमेज आती है, बिल्डिंग भी आती है साथ में, सड़क के ऊपर बिल्डिंग की इमेज पानी में भी आती है, वो करके देखना। तो ये सारी जो लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कहते हैं इसको। लॉन्ग एक्सपोजर का मतलब आपका शटर देर तक के लिए खुला है। फिर एक और हम आगे बताएंगे आपको, लाइट पेंटिंग एक चीज़ होती है। आप कैमरे के ऊपर अपने किसी भी लाइट सोर्स से पेंटिंग कर सकते हो। आओ मैं करके दिखाता हूँ। सारी लाइट्स ऑफ कर दो। क्या करोगे तुम, इसकी शोल्डर से लेके फ्रेम बना दो पूरा इसका, नहीं बॉडी से सटाते हुए पूरा एक इसका प्रोफाइल बना दो। अब करना, एक तरफ से शुरू करके दूसरी तरफ ले जाना। अभी रुक जाओ, जब मेरा शटर सुनना ना। हाँ, मतलब किसी को खड़ा कर दो और एक मशाल लेके उसके एक हाथ से दूसरे हाथ तक पूरा उसका प्रोफाइल बना दो, तो वो बिल्कुल वो बर्निंग सा नज़र आएगा वो। तो इसमें जितने चाहो उतने तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये लाइट पेंटिंग कहलाती है। इससे आप अपना नाम लिखो, रात में ये काम रात में किए जाते हैं जबकि बैकग्राउंड पूरा डार्क हो। अंधेरे में कोई सा भी एक छोटा सा लाइट सोर्स लेके उससे आप पूरी पेंटिंग कर सकते हो। मान लो आपकी कार खड़ी है, कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो, कार खड़ी कर दो और इसको कुछ टाइमिंग के लिए शटर को ऑन कर दो। उसके बाद आप एक छोटी सी लाइट लेके कार की प्रोफाइल पे पूरा लिखना शुरू करो, तो कार की पूरी बॉडी का शेप जो है ना वो चमकीला आ जाएगा। कार तो हल्की हल्की एलिमिनेट हो ही रही है, धीरे धीरे हो रही है, तो कार के चारों तरफ आपका जो थोड़ी देर पहले तुम्हारे फेस के चारों तरफ हुआ था लाइट, वो आ जाएगा पूरा वैसा। तो इस तरह के एन टाइप के जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट करना। अब ये तुम क्रॉस वाला करके दिखाओ इसमें। जो प्रोफाइल बनाना चाहोगे बन जाएगी इसमें। तो ये कहलाती है लाइट पेंटिंग विथ ए लॉन्ग एक्सपोजर शॉट। कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा दो और छोटा से छोटा डायफ्राम खोल दो, कोई सा भी एक लाइट सोर्स ले लो और उससे करो पेंटिंग आप। तो इवन आप अगर आपका हाथ अच्छा है तो आप पेंटिंग कर सकते हो। एक बार आपने लाल रंग की लाइट उठा ली, फिर एक बार आपने रेड कलर की लाइट उठा ली, फिर इतना एक्यूरेसी आपके हाथ में होना चाहिए कि जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ से आपको। तो उसका एक तरीका ये होता है कि हम
ग्लास के ऊपर पेंटिंग कर लेते हैं एक स्केच पेन से, सामने कैमरा लगा देते हैं, पीछे लाइट लेकर खड़े हो जाते हैं, उस ग्लास के ऊपर हम अपना लाइट सोर्स जो भी होता है उसको हिलाना शुरू करते हैं। छोटी सी टॉर्च लेते हैं, बिल्कुल पतली स्लीक टाइप की जो टॉर्च होती है, उससे उसके ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं। तो पूरी जब इमेज बनती है तो लाइट पेंटिंग होके आ जाती है, उसमें आप मल्टी कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आर्ट कहलाती है, इसे अलग से हम करवाएंगे आप लोग को। ये लाइट पेंटिंग कहलाती है। तो लॉन्ग एक्सपोजर के यहाँ जब आपकी दिवाली आएगी, अभी दिवाली में आपका कोई भी क्रैकर है, उसमें आप अनार जलाते हो, उसमें आप 3 सेकंड का टाइम एक्सपोजर दे दो उसमें। 3 सेकंड के लिए जब वो अनार उठेगा तो सब पूरा प्रोफाइल आ जाएगा, या रॉकेट नीचे से ऊपर जा रहा है। या आपने देखा होगा जो आतिशबाजी जो फ़ोटोज़ आती हैं, बहुत सारे ऐसे हवा में उड़ते हुए दिखते हैं, वो ऐसे ही आते हैं कि आप 1 सेकंड के लिए, 1.5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए आप खोल दो तो आकाश में जाके जब कोई रॉकेट ब्लास्ट होता है तो उसकी जो चिंगारियाँ पूरी आ जाती हैं, सर्कल बना के वो पूरी आ सकती हैं इसमें। तो लॉन्ग एक्सपोजर यहाँ काम आता है। लॉन्ग एक्सपोजर, मिड एक्सपोजर एंड फास्ट एक्सपोजर, 3 अलग अलग फंक्शंस हैं, तीनों अलग अलग तरीके से काम में आते हैं। अभी शटर स्पीड में सारी क्लैरिटी आ गई आपको, कहाँ कहाँ कौन सा शटर स्पीड यूज़ कर सकते हैं, क्यों करते हैं, और उसके हिसाब से फिर अपने को डायफ्राम भी बदलना पड़ता है लाइट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है।